कन्यादान। कवि हैं ऋतुराज जी। इस कविता पाठ को ऑलरेडी हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। ज़रूर देखें इस कविता को अच्छी तरीके से समझने के लिए। इस भाग में हम पढ़ेंगे इस कविता पाठ से संबंधित एक शॉर्ट समरी, जो आपको कविता में क्या विषय लेकर दिखाया गया है, यहाँ पर कवि जो है क्या विषय आपको समझाना चाह रहे हैं, उसको आप एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर समझ पाएंगे। और साथ ही जब आप कविता को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे या समझेंगे तो आपको ये हेल्प करेगा ताकि आप और अच्छी तरीके से आप इसे समझ सकें। और उसके बाद आपको इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर होंगे ये सब एक बार आप समरी समझ लेंगे, एक बार आप लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को से उसको रिवाइज कर लेंगे या फिर समरी बाद में पढ़ें उससे रिवाइज कर लेंगे, तो आपको आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आ जाएंगे। आपको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं इस कविता पाठ से संबंधित एक शॉर्ट समरी, जो कि पाठ की रूपरेखा हमें यहाँ पर ये बताती है कि जो कन्यादान कविता है, कन्यादान सबको मालूम है। कन्यादान क्या होता है? शादी में जो एक रिवाज है जिसके अंतर्गत कन्यादान किया जाता है, जिससे कि एक लड़की का विवाह संपन्न होता है। अब इसी विषय को लेकर कवि जो है उन्होंने समाज में जो उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने अनुभव किया है, उसको वो इस कविता पाठ के माध्यम से शेयर करते हैं। तो कविता में जो कन्यादान को उन्होंने अपने एक अलग नज़रिए से देखा है वो इस कविता में हमें दिखाया गया है, जिसको हमें समझना है। तो कन्यादान कविता में माँ जो है वो बेटी को स्त्री के परंपरागत जो शुरू से ही चलाई आ रही है परंपरा की, लड़की जो है वो ऐसी होगी वैसी होगी, और शादी के बाद तो फिर उसके लिए और अलग तरीके के नियम हैं। तो उस परंपरागत आदर्श रूप से हटकर, आदर्श जो रूप तय कर दिया है समाज ने हमारे कि लड़की को ऐसे ही होना चाहिए या उसका उठना बैठना रहना खाना जो है इन्हीं नियमों पर रह सकता है, तो उससे हटकर यानी कि उसके अपोजिट माँ जो है यहाँ पर सीख दे रही है। माँ, जैसे कि आप सभी को मालूम है, शादी हो गई तो लड़कियों को एक ही शिक्षा मिलनी है कि किस तरीके से उसको अपना जो परिवार है अब चलाना है शांतिपूर्वक। कुछ भी रिश्ते में आपको कड़वाहट नहीं लाने देनी है, आपको चाहे उसके लिए कितना ही झुकना पड़ जाए, जो कि परंपरागत आदर्श है ये। तो यहाँ पर कवि उससे हटकर ये बात करना चाह रहा है कि इस परंपरागत आदर्श से हटकर कैसे जीवन को देखना चाहिए लड़कियों को अपने आत्मसम्मान के लिए। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण, आचरण यानी कि व्यवहार संबंधी जो प्रतिमान, जो नियम लागू कर दिए गए हैं, प्रतिमान गढ़ना यानी जो नियम लागू कर दिए गए हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं, यानी कि वो आदर्श के नज़र में सिर्फ बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। उपहास यानी कि मजाक, यानी लड़कियां कोमल हैं, वो इस कठोर काम को नहीं कर सकती। आज के टाइम में आप इसका एक बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं। लड़कियां कितना जिम कर रही हैं, अपनी बॉडी को बॉडी बिल्डिंग में लगी हुई हैं। तो ये सब तो एक हंसी की बात हुआ करती थी, लेकिन हो रहा है ये सब चीज़ें आज और लड़कियां करके दिखा रही हैं। तो कोमलता, अगर कोई जिम कर रहा है तो फिर कोमलता का तो उसका कोई लेना देना नहीं है फिर। तो कोमलता जो है लेकिन लड़कियों से जुड़ा हुआ एक शब्द है कि वो कोमल ही हैं। तो वो जो है वो आपको बेहतर दिखाने की बजाय आपको कमज़ोर दिखाता है और कमज़ोरी की आड़ में आपका उपहास उड़ाता है, आपका मजाक बनाता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। सभी को मालूम है कि माँ और बेटी का रिश्ता कितना अलग होता है। एक पल में वो माँ बेटी हैं, एक पल में वो दोस्त हैं, और दोनों को एक दूसरे की कितनी ज़रूरत है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। माँ जो है बड़े सलीके से उसको तैयार करती है। उसको इंसान बनना तो दूर, सबसे पहले और सबसे आखिरी एक ही चीज़ है, उसे लड़की बनाकर रखना और उसे वही सिखाना। तो माँ जो है इंसानी हरकत क्या है उसके नियम जो है सिखाने के बजाय माँ भी जो है उस समाज के बनाए, समाज व्यवस्था के बनाए जो कड़े नियम है उसमें दब कर जो है वो अपनी बेटी को भी वैसा सिखाती है।
अब एक माँ जो अपने बेटी को समाज से लड़ना भी सिखाएगी, अपने हक के लिए लड़ना सिखाएगी, आवाज़ उठाना सिखाएगी, और जो उसके पीछे इतनी मेहनत करेगी तो वो तो उसके लिए उसकी एक बहुत बड़ी पूंजी होगी। तो यहाँ पर जो माँ अपनी बेटी को विदा कर रही है, तो वो उसके लिए जो आखिरी पूंजी के समान थी। जो आखिरी पूंजी क्या होती है? आखिरी पूंजी आदमी अपने बुरे समय के लिए रखता है कि वो मेरे बुरे समय में काम आएगी, या फिर किसी भी तरीके का परेशानी समस्या होगी। आप अब अपने एक जो सबसे ज़रूरी डिमांडिंग टाइम होगा कि हाँ, आज मुझे अब अपनी ये पूंजी जो है इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, आज इसके अलावा और कोई ज़रिया नहीं रह गया। तो बच्चे जो है जिस पर माँ बाप इतनी मेहनत करके उनको पाल पोस रहे हैं, वो उनका सहारा बनेंगे। तो अब वो विदा करते हुए आज अपनी ऐसा लग रहा है कि उसकी अंतिम पूंजी भी उसके हाथ से जा रही है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रमाणिक अभिव्यक्ति है। यहाँ पर सिर्फ इमोशन को जो है कवि ने जगह नहीं दे रखी है। यहाँ इमोशन की बात बिल्कुल नहीं हो रही कि आप इमोशन में कि लड़की विदा हो रही है, माँ अपनी बेटी को समझा रही है और जनता भी उसे देख देख कर रोए कि देखो आज ये भी विदा हो गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कविता में यहाँ पर कवि जो है आज समझाना चाह रहे हैं, अपने कविता के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि जो माँ है वो अपने में जो संचित जो उसके एक्सपीरियंस है, जो उसने अपने तक अभी तक के अपने जीवन में जो भी एक्सपीरियंस इकट्ठा किए थे, उसकी पीड़ा हो है उसे कि उसने जो अपने जीवन में देखा, सुना, सहमा है, सहा है, उसको इकट्ठा करके एक एक्सपीरियंस जो उसका तैयार हुआ है, उसने अपनी बेटी को तैयार किया है कि उसको अपने जीवन में ये सब ना देखना पड़े और मजबूती से वो सामना कर सके जीवन में लोगों का और समाज का। तो अब वो उससे तैयार करके अपनी बेटी को आज विदा कर दे रही है, वो आज किसी और की हो जाएगी। तो वो उस प्रमाणिक अभिव्यक्ति है उस पीड़ा की। इसे छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। ऋतुराज जो कि इस कविता के कवि हैं, वो औरतों के प्रति कितना संवेदनशील है, इस कविता के माध्यम से पता लगता है कि वो कितना अच्छा सोच रहे हैं औरतों के लिए कि उनका भी अपना एक हक होता है और वो भी एक सामाजिक दायरे से बाहर निकल के जो ज़बरदस्ती के जो उसके लिए जो आप कह सकते हैं आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ दिए हैं समाज व्यवस्था ने जिससे उसको जकड़ लिया है, कोमल बना दिया है और उसका उपहास बनाकर रख दिया है। पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत कविता में माँ जो है बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर जीने की सीख दे रही है। इस कविता में जो कवि हैं वो माँ के माध्यम से ये दिखा रहे हैं कि अब माँ को भी जो है अब अपने आप को एक तरीके से आप कह सकते हैं अब अपनी बेटियों को अगर इज्जत से और उसके आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए और अपने हक को जानते हुए जीना सिखाना है तो माँ को भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। वो इमोशन वाला टाइम गया कि रोकर गाकर जो है अब बेटी को विदा कर दे और बेटी जो है वहाँ पर जलाई जा रही है दहेज के नाम पर। तो ये सीन अब ख़त्म करना चाहिए। तो यहाँ पर माँ जो है बेटी को उस परंपरागत रिवाज के अनुसार जो है अपनी बेटी को यहाँ पे विदा नहीं कर रही है, वो एक अलग तरीका अपना रही है यहाँ पर उस आदर्श रूप से हटकर और उसे जीने की एक सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ दिए गए हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधे होते हैं। यानी ये जो समाज है उसने एक ऐसे कड़े नियम बना दिए हैं स्त्री के लिए कि वो उसमें सिर्फ जकड़ कर रह गई है, वो जी नहीं रही है उससे। तो ये वो उसके आदर्श की नज़र से आदर्श के रूप में वो सिर्फ एक उसके लिए बंधन है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। यानी उसे कोमल तो कह दिया गया लेकिन कहीं ना कहीं पीछे पीछे वो उसका उपहास बना रहा है, यानी उसका मजाक बना रहा है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। यानी इसी उपहास को खत्म करने के लिए यहाँ पर एक पंक्ति का इस्तेमाल किया है कवि ने कि लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी कोमल मत बनकर रहना, मजबूत हो और मजबूती से देश का समाज का सामना करना, लोगों का सामना करना जो तुम्हारे लिए बंधन के समान जो है आदर्श उन्होंने गढ़ दिए हैं। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रमाणिक अभिव्यक्ति है। यहाँ पर सिर्फ इमोशंस की चर्चा नहीं की जा रही है बल्कि माँ जो है अपने एक्सपीरियंस से अपनी बेटी को जो पाल पोस के बड़ा किया है जिससे कि वो जिससे कि समाज का और लोगों का सामना कर सके, इसी तरीके से वो भी ना तड़पाई जाए या परेशान
परेशान की जाए, जैसा कि अक्सर भारतीय समाज में हुआ करता है शादी के बाद लड़कियों के साथ। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता जो है अभिव्यक्त हुई है। माँ अपनी बेटी को विवाह के समय सीख दे रही है और अपनी अंतर्वेदना यानी उसके अंदर ही अंदर जो है, जो पीड़ा है, जो वो परेशान है, जो दुख है, उसको वो प्रकट कर रही है। माँ की वेदना कितनी तीव्र है इसे बताने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यानी इसके लिए हमें किसी भी प्रमाण की सबूत की जरूरत नहीं है कि वो अंदर ही अंदर कितना परेशान है अपनी बेटी को लेकर। वह पीड़ा स्वाभाविक होती है, नेचुरल है। वो माँ को ऐसा लग रहा है कि बेटी उसकी अंतिम बची हुई पूंजी है, आज वो भी विदा हो रही है, उसे भी वह दान में दे रही है। माँ के अनुसार उसकी बेटी अभी जो है वो सयानी, समझदार नहीं हुई है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, नासमझ है। समाज के अनुसार, लोगों के अनुसार वो सयानी नहीं है और समझदार नहीं है। लोग जिस तरीके का व्यवहार रखते हैं औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, बहुओं के साथ, शादी के बाद जो व्यवहार है वो कुछ अलग होता है। तो उसके अनुसार जो है माँ को लगता है कि उसकी बेटी अभी सयानी नहीं हुई है और ना ही वो समझदार है इतनी। वह तो भोली है, अति सरल है। वह सुख की कल्पनाओं को लिए दुख को प्रकट करना नहीं जानती है। वो सुख के कल्पनाओं के आड़ में दुख को तो उसने देखना, समझना और उसको महसूस करना नहीं जानती है। अर्थात बाह्य जीवन के सुख दुखों से अभी वो अपरिचित ही है। यानी बाहर के जीवन में आप देखिए, घर परिवार के लोग जो है आपका सुख दुख समझ सकते हैं। आप अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन कुछ और दे रहे हैं, अंदर ही अंदर आपने चेहरे से हंस के दिखा रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत दुखी है, परेशान है। आपके घर वाले जो आपको प्यार करते हैं, आपको जानते हैं, वो आपको जान जाएंगे आप कहीं ना कहीं परेशान हो किसी भी हाव भाव से, आपके तौर तरीकों से। लेकिन हर व्यक्ति जो है नहीं पहचानता। माँ बेटी को सीख देती है, सावधान कर रही है कि पानी में झांककर अपने चेहरे के सौंदर्य को देखकर अधिक इतराना मत, खुश मत होना। पानी में देखने का मतलब ये है कि दर्पण की तरह इस्तेमाल करने के लिए के प्रतीक रूप में प्रयोग करते हुए कि पानी में अपने प्रतिबिंब को देखकर ये मत महसूस करना कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ और ये खूबसूरती आपका जो है सिर्फ जो है आपका एक मजबूत पक्ष है। खूबसूरत होना अच्छी बात है, लेकिन आप जो है सिर्फ इसी के लिए हो तो ये मत समझ कर रहना। इससे आग की तरह सावधानी बरतना। जिस तरीके से व्यक्ति जो है आग से बचता है कि कहीं जल ना जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, उसी तरीके से अपने सौंदर्य पर इतराने से बचती रहना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, स्वयं जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शब्दों के भ्रमजाल की तरह हैं, उनके लालच में मत पड़ना। औरतों को अपना अस्तित्व भुला देने के लिए, उसका अस्तित्व भुलाने के लिए ये दो बहुत बड़े शब्द के भ्रमजाल हैं। उसको नए कपड़े और आभूषण का लालच जो है उसको अपनी मजबूती भुला देने के लिए काफ़ी होती हैं और वो इस पर कमज़ोर हो जाती हैं, कोमल हो जाती हैं। और इस तरीके से जो समाज है और जो लोग हैं जो उसको कोमल बतलाकर, महसूस कराकर उसके साथ जो दुर्व्यवहार का षड्यंत्र रचा जाता है, जिसमें वो आसानी से फंस जाती है। इसलिए माँ सिखाती है कि वस्त्र और आभूषण शब्दों के भ्रमजाल हैं, इसमें मत पड़ना। ये सब स्त्री जीवन को बंधन में डालने का कारण बनते हैं। माँ ने बताया कि लड़की की तरह मर्यादित तो रहना, यानी लड़कियों का एक जो व्यवहार है मर्यादा में रहना, जो कि उनके अपने फायदे के लिए होते हैं। और मर्यादा ऐसी जो समाज ने बना के रख दी हैं, जो बंधन बनकर रह गए हैं, सिर्फ वो मर्यादा नहीं बल्कि बंधन से हो गए। मर्यादित भी ऐसी कि जो आपकी अस्मिता को ना ठेस पहुंचाए और आपके आत्मसम्मान को बनाए रखे। तो उस मर्यादा का पालन करती रहना, परंतु लड़की की तरह केवल भोली बनकर ही मत रहना। इस तरह से सावधान रहना और सजग रहना, जीवन की हर परिस्थितियों का निर्भय होकर सामना करना। और इस तरीके से किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने आप को मजबूत करें, अपने हृदय को मजबूत करें और जीवन की हर परिस्थिति से सामना करना सीखना। लड़की होकर वस्त्रों में और आभूषणों में फंस कर ना रह जाना और ना ही अपने सौंदर्य पर इतराती रह जाना। अपने आप को, एक स्त्री हो तो अपने आप को वैसी ही मजबूती, आप अपने स्त्रीत्व को मजबूती का सिनोनिम बना लेना।
तो इस तरीके से कवि जो है, जो औरतों के प्रति जो अपने मन में वो संवेदनशीलता रखते हैं, जो विचार रखते हैं, समाज में वो जो जगह दिलाना चाहते हैं, वो इस कविता के माध्यम से यहाँ पर पेश कर रहे हैं। जिसकी वजह से कवि ने जो है विषय भी यही लिया है, कन्यादान, कि जो कन्या है वो कोई वस्तु नहीं है जिसको दान करके आप उसको जो है एक हाथ से दूसरे हाथ में रख दें। और इस तरीके से औरतों को भी अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने ही अस्तित्व को बनाए रखने के लिए स्वयं भी मजबूत होना चाहिए। आई होप कि आपको इस कविता पाठ की जो समरी है वो बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा आगे आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कविता को समझने में, और साथ ही इस पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं उनको भी समझने में। और इसी तरीके से टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए चैनल के साथ बने रहें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे